साथियों, आंखें बंद कर लेने से डर न जाएगा, आंखें बंद कर लेने से डर न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ओबीसी, जय समाजवाद। आप देख रहे हैं आरबीएस न्यूज़ बहुजन इतिहास। आज हम आए हैं हमारे राष्ट्रीय भीम संघ के पास जो हमारे केंद्रीय कार्यालय पे है, और हम उनसे कुछ सवाल लेंगे जो आज सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। तो आइए इनसे मुखातिब होते हैं। जय भीम सर। जय भीम आपको, आपके चैनल को, आपके दर्शकों को। सर, जो अभी संयोजक जी, अभी आपने देखा है कि बिहार में जो एसआईआर हुई है, तो उसको आप कैसे देखते हैं, एसआईआर को और बिहार के चुनाव को? सर, अगर एसआईआर पर गौर किया जाए, खास तौर से बिहार पर जी, तो बिहार की जो एसआईआर इन्होंने कराई, कुल मिलाकर के चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन करके काम किया, जिसमें से एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिमों के वोट दबादब काटे गए। उनकी जगह पर जो वोट बढ़ाए गए वो आउट ऑफ स्टेट गए थे। ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है मकान नंबर 0 से। ऐसा कौन सा व्यक्ति है भारत के अंदर जिसके आधार कार्ड पर, इसके राशन कार्ड पर, इसके पहचान पत्र पर मकान नंबर न हो? लेकिन टोटल जो एसआईआर के नाम पर जो खेला हुआ है बिहार के अंदर, सत्ता हथियाने का, ये जीतने का नहीं है, ये सत्ता हथियाने का खेल हुआ था। वो तो थोड़ी सी गड़बड़ी पड़ गई और नहीं, नीतीश को ठिकाने लगाने का प्लान था बीजेपी का, जो उसे ठिकाने नहीं लगा पाए। कहीं ना कहीं चूक रह गई है। चूक रह गई थोड़ी सी, कहीं पे चूक नहीं रही उनसे। वो 5 सीटों की बेईमानी नहीं कर पाए। जब वोट खुल रहे थे जिस समय, एक रामगढ़ सीट थी जहां बीएसपी का कैंडिडेट आगे था, एक राष्ट्रीय जनता दल की सीट थी, एक एआईएमआईएम की सीट थी, एक जेडीयू की खुद की सीट थी और एक सीट और थी। 5 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर चल रही थी और बाकी दलों के कैंडिडेट पहले नंबर पर थे। तो इनका जो रिजल्ट घोषित न करना, प्रमाण पत्र न देना, रात को 1:30 बजे तक, इनका ये प्लान था किसी तरीके से हम 100 सीट कर लें, बाकी सीट हम और पासवान के लड़का जो चिराग पासवान है उनकी पार्टी के पास है और इसको हम किनारे लगा देंगे। जब ये भनक होने लगी नीतीश कुमार जी को, तो नीतीश कुमार जी ने एक ईमानदार मुख्यमंत्री का किरदार निभाया। मैं धन्यवाद देता हूं उनको कि उन्होंने स्वयं जा करके 5 जगह जहां गिनतियाँ हो रही थी वहां उन्होंने सर्टिफिकेट अपने सामने दिलवाई कि नहीं, जीते हुओं को सर्टिफिकेट दो। तब जा करके बीजेपी सरकार बनाने से रुकी है। हाँ, ये खबर सामने आई थी कि जो रामगढ़ से, कैमूर जिले की रामगढ़ सीट है, जहाँ से बसपा के उम्मीदवार सतीश कुमार और पिंटू यादव आगे चल रही थी, तो उनको रात को 1-1:30 बजे तक इसके सर्टिफिकेट के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। मान्यवर 9 बार उस पर रिकाउंटिंग हुई। 9 बार। 10वीं बार का कोई उल्लेख नहीं है संविधान के अंदर, न चुनाव आयोग के नियम के अंदर आता है, नहीं 10वीं बार में वो उसे हरा देते। लेकिन नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ में कि उन्होंने 5 जगह जा करके, जहाँ जहाँ ये काउंटिंग चल रही थी, बीजेपी जहाँ दूसरे नंबर पर थी, वहाँ उन्होंने ईमानदारी दिखाते हुए और विनिंग कैंडिडेटों को और सर्टिफिकेट अपने सामने दिलवाए। अगर वो ऐसा नहीं करते, उन्हें पता था कि मैंने अगर सच्चाई, ईमानदारी यहाँ नहीं दिखाई तो मुझे कल ये बीजेपी ठिकाने लगा देगी। अब सरकार बनने के बाद भी जो मुख्य पद होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय हुआ, शिक्षा विभाग हुआ, कृषि मंत्रालय हुआ, जो मोस्ट टॉप जो विभाग होते हैं जिन्हें मुख्यमंत्री अपने कोटे से चलाते हैं, वो सारे बीजेपी ने छीन लिए। लेकिन एक चीज़ में नीतीश जी कामयाब रहे। 85 सीट होने के बाद भी उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष अपना बनवाने के लिए बीजेपी से हाँ करा ली। सरकार चलाने के लिए कोई भी पार्टी हो, जब तक लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष जब तक अपना नहीं होता पार्टी का, तब तक उसके कार्यों को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा क्रियान्वित करके और वो राज्यपाल के पास नहीं भेजा जाता। तो इसमें नीतीश कामयाब रहे
और हमें उम्मीद है कि शायद सरकार चले, लेकिन मुझे उम्मीद लगती है 1-1.5 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएगी। यानी कि सरकार पे कहीं ना कहीं आप संदेह है आपको? संदेह नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सरकार 1-1.5 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएगी किसी भी हालात में। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि मैं एक सवाल लूँगा आपसे और भी। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे बागेश्वर वाले बाबा जो बहुत आजकल ट्रेंडिंग में है, और दिल्ली से उन्होंने अपनी एक यात्रा भी निकाली है, दिल्ली के छतरपुर से लेके और मथुरा तक, जो शायद आपका गृह जनपद भी है मथुरा, वहाँ तक उन्होंने एक यात्रा निकाली है। तो आप कैसे देखते हैं उस यात्रा को? मेरे से पर्सनल अगर पूछा जाए, आपके दर्शक भी सुन रहे होंगे मुझे जी, देखेंगे भी, इसकी हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना ये लेके चला है, मैं तो इसे बिल्कुल चूतिया समझता हूँ। भारत का कब उद्धार होगा? अगर हम भारतवासी ये चाहें कि भाई भारत विश्वगुरु बने, 1 नंबर पे आए, तो हमें 2-3 काम करने होंगे। चौकीदार को गेट पे भेजना होगा कि हाँ गेट की रखवाली कर, बाकी तेरा कोई काम नहीं। साधु संतों को जंगल में भेजना होगा कि आप जाके वहाँ तपस्या करें। अब वो योगी जी हैं, मठ संभालते, उन्हें पता है कि मठ में कुछ नहीं मिलेगा, जो कुछ है सत्ता के अंदर है, तो वो मुख्यमंत्री बन गए। तीसरा, जो अंधभक्त हैं, जो इस बात को नहीं समझ रहे, उनको पागल खाने भेजा जाए। जब तक भारत की जनता इन 3 कामों को नहीं करेगी, ये देश का उद्धार नहीं होने देंगे। और मैं तो इसको धीरेन्द्र को इतना बड़ा पाखंडवादी मानता हूँ कि इससे बड़ा पाखंडवादी शायद भारत में दूसरा नहीं है। ये मध्य प्रदेश का रहने वाला है, इसका बागेश्वर धाम भी मध्य प्रदेश में ही शायद, वहाँ 47,000 लड़कियाँ इसके प्रोग्राम में से गायब हुई हैं। कहाँ है वो लड़कियाँ, कहाँ गई? ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, ये सिद्ध है पूरी तरीके से। बिहार की जनता चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि इनके प्रोग्रामों के अंदर से जो 47,000 लड़की गायब हुई, वो आखिर वो हैं कहाँ? कहाँ है वो लड़कियाँ? तो मुझे तो ऐसा लगता है ये कहीं तीसरे रास्ते से कहीं यही काम तो नहीं करते। ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर कब तक देशों को चूतिया बनाएंगे? हमारा देश भारत, नॉट हिंदुस्तान, इंडिया दैट इज भारत, नॉट हिंदुस्तान, साफ शब्दों में लिखा हुआ है। उसके बाद भी ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाते, क्यों चिल्लाते भाई? क्यों? मुझे ऐसा लगता है कहीं ये मुगलों की औलाद तो नहीं है या एंग्लो इंडियन तो नहीं है, क्योंकि ये 2 ही आदमियों के मुंह से शब्द निकलता है हिंदुस्तान। बाकी के शायद SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों में से बहुत कम लोग अब जान रहे हैं, तो वो हिंदुस्तान नहीं कहते। लेकिन जितने भी बहुजन संगठन हैं, मैं जिनको कवर किया है और कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, वो हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं है। जबकि वो कह रहे हैं कि भाई आपको खतरा है, एक हो तो सेफ हो, ऐसे नारे लगा रहे हैं, एक हैं तो सेफ हैं, संगठित रहो, हमारे साथ रहो, आप हमारे भाई हो। तो भी बहुजन संगठन जो है हिंदू राष्ट्र का विरोध क्यों कर रहे हैं? उन्हें पता है इस बात का। SC ST OBC के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन्हें पता है कि हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है। हिंदू राष्ट्र की एक ही परिभाषा है, मनुस्मृति। अगर ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं अपर कास्ट के लोग जितने भी, तो सबसे पहले अपने घर में से जो लड़कियों ने डिग्रियां ली हैं स्कूल और कॉलेजों से, उन्हें फाड़ के फेंकें, उन्हें जलाएं, अपनी बेटियों को मंदिरों में देवदासी बना के भेजें, और जो विधवा हो गई हैं उनको सती कराएं। ये काम कराएं पहले, तब समझेंगे हाँ हिंदू राष्ट्र की ओर चल रहे हैं। लेकिन वो तो हिंदू राष्ट्र के फायदे कुछ और गिना रहे हैं। वो गलत गिना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के फायदे ये नहीं है। हिंदू राष्ट्र का एक ही मकसद है सिर्फ इनका, ब्राह्मण राज्य स्थापित करना, और कोई मकसद नहीं है। तो जो बहुजन संगठन है, SC के संगठन हों चाहे ST के हों, और सबसे बड़ा तबका जो हमारा OBC समाज है, तो हमारा OBC समाज इन चीज़ों को नहीं समझ रहा है आज भी। वो तो इनके साथ है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। आपने देखा होगा छतरपुर से लेके मथुरा तक उनके साथ तकरीबन 1 से 1.5 लाख आदमी था। और मैं इसको दावे से कह सकता हूँ कि वो OBC और SC, ST तो इस क्षेत्र में नहीं है, लेकिन OBC और SC समाज का बड़ा तबका था जो उनके साथ था। मैंने देखा, जब मैं मथुरा से एक शादियों का सम्मेलन हुआ, उसमें जब वापस लौटा,
तो मेरी गाड़ी खुद लगभग 1.5 घंटे के करीब दिल्ली यूपी हरियाणा बॉर्डर पे फंसी। उनके साथ भीड़ थी, महिलाओं की भीड़ थी जो नंगे पैर दौड़ रही थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये हिंदू राष्ट्र तुम्हारे खिलाफ बनना है। हिंदू राष्ट्र इन महिलाओं के खिलाफ बनना है। पहले हम तो चाहते हैं बीजेपी सत्ता में है इस समय, एक बार मनुस्मृति लागू कर दे। इन महिलाओं को अपना औकात पता चल जाएगी कि हम क्या चाहते थे और क्या हो गया हमारे साथ। यानी कहीं ना कहीं इस चीज़ की टीस बहुजन संगठनों में है कि उनके लोग आज भी उनकी ना मान के बाबाओं के चक्कर में आज भी है। अभी आपने देखा एक मंदिर के अंदर 4 दलित महिलाओं का रेप हुआ है परसों। फिर वो गुहार लगानी बचाओ। है क्यों बचाएं भाई, हम बचाने आए तुम्हें? तुम अंधभक्ति में लीन हो तो लीन हो जाओ, हम क्यों आगे आए? दलितों को तो खैर ये चीज़ें सोचनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को मंदिर की सीढ़ी पे ना चढ़ने दिया जाए, लेकिन वो फिर भी आज सबसे आगे, आप देखना सबसे आगे आज वही आके हिंदुत्व का झंडा उठा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। एक आपने देखा होगा हरियाणा में एक वो हैं स्टार हैं हर्ष छिकारा नाम के, जाट समुदाय से हैं वो, तो वो इस चीज़ को लेके अपना विरोध कर रहे हैं कि जो जिस समाज को, जिस एक समाज के सबसे बड़े हिस्से को सबसे लंबे टाइम तक अपने मंदिर से, अपने सामाजिक स्थल से, यहाँ तक कि पंचायती कुएं तक से अलग रखा गया है, वो आज सबसे आगे आके हिंदुत्व का झंडा उठा रहे हैं। तो लेकिन उनका लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं ये तो जटमुल्ला है, ये तो फलाना है, ये तो ढिमकाना है। दिनेश खट्टी अपनी ताकत पर और मिनी सचिवालय उड़ा के ले गए। जा दे दे मुझे, मैं लड़के को विदेश भेज रहा हूँ। अरे विदेश भेजे क्या करेगा, घात छील नहीं, यहीं घात छिलवा। उसने उसे पैसा नहीं दिया ब्याज पे भी, लेकिन उन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर तब उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा। जब बाहर से वो आए तो उन्होंने हरियाणा के अंदर वो क्रांति की कि जितने सरमाएदार थे इस सब के बोरिया बिस्तर उठा उठा के जो भैया रखी थी इनके पास, एक के 4 पैसा लिखते थे, उस सब में आग लगा दी। वहाँ से इनका नाम पड़ा सर छोटू राम। तो जो सर छोटू राम को जाट मानते हैं वो इस हिंदुत्व के खिलाफ है। लेकिन आजकल का तो ऐसा ट्रेंड चल रहा है, देखिए कि जो आप सच्चाई कहेंगे तो आपको लोग, आपके ही समाज के लोग कह देंगे जी ये तो मुसलमान है, ये तो मतलब हिंदू है ही नहीं, ये तो भगवान में विश्वास ही नहीं रखता। पत्रकार महोदय, SC ST OBC हिंदू नहीं है। संविधान का आर्टिकल 340, 341 और 342 तीनों उठा कर पढ़ लीजिए आप। और जो दावे के साथ कहता हो हिंदू है, उसके लिए पूरी छूट है 1 महीने तक मेरे से, और बैठ के बात कर सकता है आमने सामने बैठ के, अगर वो अपने आप को हिंदू साबित कर दे। मैं मोदी जी वाले 15 लाख उसी के खाते में डाल दूंगा वापस। यानी कि आप तंज भी ले रहे हैं बात बात में। नहीं तंज क्या, सरकार ही झूठ पे बनी। 15 लाख खाते में, 2 करोड़ हर साल नौकरी। भाई 12 साल हो गई, 12 दूनी 24 करोड़ नौकरी कहाँ गई, जबकि 20 करोड़ लोग नौकरी से हाथ धो बैठे। 20 करोड़ लोग अपना छोटा व्यापार कमा चुके। इनका एक ही मकसद है, जहाँ ये देखते हैं कि हम यहाँ सत्ता में काबिज नहीं हो पाएंगे, वहाँ पर ये चुनाव आयोग के थ्रू और ये गड़बड़ करा करके और चुनाव आयोग को एजेंट बना करके। अब देखो उत्तर प्रदेश में हो रही है ऐसा यार जी। गाजियाबाद जिले में क्या हुआ, ज्ञानेश कुमार की बेटी वाडिया में जिलाधिकारी है, उन्होंने कल 60 BLO के खिलाफ FIR करने का आदेश दे दिए। वो ईमानदारी से काम करना चाह रहे थे, वो ये नहीं चाह रहे थे जो आदमी प्रेजेंट है उसका वोट कटे और फर्जी वोटर इसमें जोड़े जाए। वो इस चीज़ के विरोध में थे। तो उन 60 BLO के खिलाफ FIR दर्ज हो गई कल। अब ये नया BLO लाएंगे, अब ये उठाएंगे विभागों में से, सिंचाई विभाग ले लिया, ब्लॉक ले ली, स्कूल ले लिए 5वीं तक के, उनमें से सिर्फ उन्हीं लोगों को उठाएंगे जो इनकी ब्रेन से टच होते हैं, जो इनकी जी हजूरी करेंगे, बस जो बोलेंगे वो होगा। तो सरकार बनाने का इनका खेल चल रहा है एक। बाकी आज तुम बैलेट पेपर से, अब तो बैलेट पेपर से भी चुनाव करा लो तो वोट डालने तो वही लोग आएंगे SIR के बाद।
ये सरकार SIR के थ्रू ये दिखाना चाहती है अगली बार जब भी चुनाव होगा कि 2 बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, नहीं हरा पाएंगे लोग। SIR में ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो SC ST OBC के लोगों से कहता हूँ, जब SIR शुरू हो राष्ट्रीय भीम संघ की कार्यालय पर मैं खुद टेबल डाल के बैठूंगा। 12 साल मैंने BLO का कार्य किया बुलंदशहर में, और इसका मेरे पास प्रशंसा पत्र है BLO का कार्य करने का। मैं खुद SIR के फार्म लोगों को भर भर के दूंगा, चाहे मुझे दिन और रात लगातार बैठना पड़े 1 महीने। और इनाम सुबह कराऊंगा, पोस्टर भी लगवाऊंगा विधानसभा के अंदर कि जो लोग BLO के कहने पर ना चलें। आधार कार्ड कोई अनिवार्य नहीं है उसमें, आधार कार्ड एक वैकल्प की व्यवस्था है, आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। और 2 प्रतियों में फॉर्म भरें, एक को BLO लेके जाएगा, एक पे आपको साइन करके देके जाएगा। जब तक वो साइन आपके फॉर्म पे न करे तब तक आप उसको फॉर्म नहीं देंगे। इसके लिए मैं खुद टेबल डाल के बैठूंगा, और मेरे संगठन के जो पढ़े लिखे लोग हैं सभी बैठेंगे 1 महीने के लिए। तो ये हमारे साथ राष्ट्रीय भीम संघ के राष्ट्रीय संयोजक हैं, जो कि अपनी बेबाकी के लिए ही जाने जाते हैं और काफ़ी बड़े बड़े पदों पे ये काम कर चुके हैं, और एक सामाजिक और क्रांति के जनक भी मैं कहूँगा इन्हें, क्योंकि अपने लोगों के लिए और अपने लोगों के बीच में ये काफ़ी प्रशंसनीय है, और लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं, उनके काम भी आते हैं। आज आपको मैं एक और शख्सियत से रूबरू कराऊँगा, जो कि बहुजन इतिहास RBS न्यूज़ के जो जन्मदाता हैं, मान्यवर श्री राजकुमार जी। राजकुमार जी नमस्कार, जय भीम। मान्यवर जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपका पत्रकार जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुजन इतिहास RBS न्यूज़ पर। आप नए पत्रकार हैं। साथियों, सभी साथियों को जय भीम। ये हमारे मयंक प्रधान जी हैं, जो हमारे चैनल पे ये नए शुभारम्भ किया है पत्रकारिता पे। इनका दूसरा तीसरी वीडियो है। तो साथियों, इनकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोग बहुत अच्छे, बहुत समझदार पत्रकार हैं। मयंक प्रधान जी बोलिए। मयंक प्रधान जी ये हमारे RBS न्यूज़ बहुजन इतिहास के जो हैं जन्मदाता हैं, और आज मैं इनका पहला एक्सक्लूसिव जो है इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, क्योंकि सामाजिक कार्यों से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे, और काफ़ी लंबे समय से इनका जो है बैकग्राउंड है जो यही है, सामाजिक का है। समाज के प्रति हमेशा सजग रहना, और समाज के कार्यों के लिए हमेशा अपना काम छोड़ देते हैं, लेकिन समाज का करते हैं। तो राजकुमार जी, मैं आपसे सवाल लूँगा कि जो आपने आजकल देखा होगा कि एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें जाटव समाज को चमार और आतंकवादी कह के संबोधित किया जा रहा है। गाजियाबाद से एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जी, जिसमें हमारे चमार समाज को, जाटव समाज को जो है कि आतंकवादी बोला जा रहा है जी। ये मयंक जी, ये मेन कारण क्या है? ये मेन कारण है सत्ता का, सरकार का। सरकार क्या है कि वो देख रही है कि हमारा जाटव समाज और जो हमारा SC समाज है, जो संविधान को लेकर, जो संवैधानिक रूप से इनसे अपने हुआ क्या, देखो इस भारत के अंदर कि हमारा समाज एक तो उसको अछूत कह के, मान सम्मान, उसका मनोबल तोड़ा गया है, और इस ढंग से उसको मतलब एक मतलब भंगी और चमार कह के उन लोगों को ऐसे तिरस्कार किया गया समाज के अंदर कि सबसे पहले आप जो हमारे समाज के, जो वाल्मीकि समाज के लोग जो अपने को वाल्मीकि कहते हैं, वो सबसे बड़े षड्यंत्र के अंदर, इस सरकार के षड्यंत्र के अंदर आते हैं। वो अपने को गर्व से बोलें कि हम भंगी हैं, वाल्मीकि नहीं। वाल्मीकि 1940 के अंदर, 1935 से 1940 के अंदर एक षड्यंत्र के जरिए भंगी लोगों को जो है वो वाल्मीकि बनाया गया। वाल्मीकि बना के उनको वाल्मीकि से जोड़ा गया। हमारा समाज तो उस समय इतना पढ़ा लिखा था नहीं, जो कि इनके षड्यंत्र को, ये तो शुरू से षड्यंत्रकारी लोग रहे हैं ना। ये जितना भी जो मनुवाद है, ये बड़े षड्यंत्रकारी लोग हैं। आज भी आप देखेंगे 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो अंग्रेज़ों से जब सत्ता वो हुई, ठीक है, तो इन्होंने बड़ी जल्दी से कैप्चर की अपने पास से। हमारा समाज तो इतना पढ़ा लिखा था नहीं। हमारे एक बाबा साहब थे, बाबा साहब को इन्होंने बड़ी मुश्किल से तो संविधान सभा के अंदर आने दिया। वो भी कहाँ, बंगाल से, बंगाल से उस तरफ से जीत के आए थे। वो भी वहाँ के लोगों ने उनको, अच्छा है जो कि
विचारों ने कैसे कैसे करके उन्होंने वोट वाट डाल के उनको संविधान सभा में भेजा, तो आज हम इस लायक हैं कि हम आपके सामने बात कर पा रहे हैं, चैनल चला पा रहे हैं, अपने अपने जो बड़े हैं, जो हमारे बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको अपने समाज तक पहुंचा पाते हैं हम लोग। तो ये एक बड़ा षड्यंत्र है। और ये अभी आपने देखा होगा एक वर्गीकरण का, पिछले अगस्त में 23 अगस्त को या 24 अगस्त को 21 अगस्त को एक आंदोलन भी हुआ था जो बहुजन समाज ने किया था, जो वर्गीकरण के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक वो किया था कि वाल्मीकि और जाटव समाज को दोनों को अलग करने के लिए एक वर्गीकरण का एक वो इन्होंने एक वो दिया था, ठीक है। उसके काफ़ी वो हुआ था। तो इनका अक्सर ये रहा है कि ये दोनों समाज एक ना हो जाएं, क्योंकि असल में देखा क्या जाएगा कि जिनका नाम छीन के ये लोग ऊंचे बने हुए हैं, जिन लोगों का नाम छीन के ये लोग ऊंचे बने हुए हैं और उन लोगों को इन्होंने अछूत बना दिया। अब वो लोग थोड़े पढ़ लिख के समझदार हुए तो कभी उनको नीले कबूतर बोलेंगे, कभी उनको तरह तरह के नामों पे सोशल मीडिया के इतने, जो हमारा ही समाज है, ऐसा नहीं है, उसमें भी हमारा ही समाज है। और मनुवादी, ये जरूरी नहीं है कि मनुवादी हम ऊंचे वर्ग वालों को बोलेंगे। मनुवाद से कोई भी प्रेरित हो सकता है, उसमें एससी भी प्रेरित हो सकता है, उसमें एसटी भी प्रेरित हो सकता है, उसमें ओबीसी भी आ सकता है, जनरल वर्ग तो है ही उसका। और ऐसा भी नहीं है कि जनरल वर्ग जो है पूरा का पूरा मनुवाद की तरफ जा रहा है, वो सारे मनुस्मृति को सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत अच्छा ब्राह्मण समाज भी है, बहुत हमारे यार दोस्त हैं, बहुत हमारे परिचित हैं, जो कि हमारे संविधान का बहुत प्यार करते हैं, बोलते हैं सब न्याय प्रिय लोग हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं है, ये केवल जाटव समाज को और वाल्मीकि समाज को अलग करने के लिए एक सगुप्ता छोड़ा गया कि उनको आतंकवादी बोल दिया गया। इनकी जबान पे तो क्या है, देखिए सरकार में अभी ये लोग बैठे हुए हैं तो ये कुछ भी बोल सकते हैं। हमारा समाज जो है बहुत संवैधानिक रूप से हर वर्ड को, हर शब्द को बड़े संवैधानिक रूप से बोलता है। जो एससी समाज होगा और वो कभी भी संविधान से बिल्कुल अलग जाके बातें नहीं करेगा। ये लोग देखेंगे आप हिंसावादी लोग हैं, अक्सर आप देखेंगे किसी को गाली दे देंगे, किसी को गलौज दे देंगे। हम लोगों के अंदर ना कभी भी सोशल मीडिया पर देख लेना, हमारा समाज कभी किसी को गाली देते हुए नहीं नजर आएगा और कभी किसी को असंवैधानिक वर्ड नहीं कभी लिखते हुए नजर नहीं आएगा। अब ये लोग आप देखिए सोशल मीडिया पे उठा के बाबा साहब को इतनी गालियां दे रहे लोग, जिसने भारत का निर्माण किया है, उसने 1950 आधुनिक निर्माणदाता कौन है भारत के, बाबा साहब है वो। ये लोग क्या हैं, इनकी सोच विचार ऐसी है, इनकी विचारधारा कुछ ऐसी है कि ये पीछे की तरफ 1947 से पीछे भारत को खींच के ले जाना चाहते हैं, जो कि अब कदापि नहीं हो सकता है। क्योंकि पहले तो हमारे बाबा साहब अकेले थे, आज तो उनके सैकड़ों अनुयायी हैं। पूरा 15% समाज तो हमारा ही है, हम 15% भी नहीं कहते। 15% में से 15% से जब भी कम से कम 20-22% समाज है, एससी समाज जो है, पर 15% आरक्षण जो हमें मिला हुआ है। और आरक्षण में जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, मैं सभी अपने दर्शकों को और अपने सभी जितने भी हमारे चैनल के दर्शक हैं सभी को ये बताना चाहता हूँ, और मैं पूरे समाज को अपने चैनल के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ, ये जितने भी लोग जो आरक्षण क्या है, जो आरक्षण जिनके बारे में लोग भ्रमित करते हैं कि एससी को आरक्षण मिला हुआ, आरक्षण के का साथ लेके ये लोग इतना बोलते हैं और इतनी पोस्टों पे पहुंच गए। आज भी 15% आप देखेंगे गवर्नमेंट नौकरियों के अंदर 2% समाज भी हमारा नौकरियों में नहीं है। और अच्छी नौकरियां में पढ़ लिख के, मैं भी ग्रेजुएट सन 89 में ग्रेजुएट हुआ, पर नौकरी नहीं मिली। नौकरी क्यों नहीं मिली? इनके कहने का मतलब है कि झाड़ू की नौकरी तो आपके लिए है। इन लोगों की सोच देखिए, मैं ये नहीं है कि अब बीजेपी तो आ जाई है, बीजेपी अभी 2014 से के बाद आई है, बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इनकी विचारधारा, कांग्रेस की भी वही विचारधारा थी। आज ये लोग क्या सोचते हैं, बीजेपी वाले जितने भी बीजेपी के समर्थक हैं वो कांग्रेस की बुराइयां करते हैं। अरे हम लोगों को कांग्रेस से क्या लेना, जैसे तुम हो वैसे ही हमारे लिए कांग्रेस थी भाई। हमारे लिए तो कांग्रेस और ये एकदम दोनों एक ही है ना। तीसरा और इन्होंने सपोला खड़ा कर दिया, लाके अन्ना के आंदोलन से एक और इकट्ठा कर दिया। इनको ये समझिए, इनको मेन चीज़ जो है आरएसएस जो है, आरएसएस वो संगठन है जिसको नेहरू जी ने 1925 में बनाया। किस लिए? कि कांग्रेस का कोई तो वो होना चाहिए, कांग्रेस का कोई मतलब साथ में चलने वाला तो कोई होना चाहिए, कोई घटक दल तो होना चाहिए। घटक दल होना चाहिए ना। उस टाइम तो कांग्रेस अकेली थी। कांग्रेस जो करती है
अकेली जो किया कांग्रेस ने 50-60 साल, जितने भी 50 साल किया, उसका कोई विरोधक तो नहीं था उस टाइम। ना तो सोशल मीडिया थी, ना हमारा बहुजन समाज, हमारा एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज कुछ जो बोल सकता था। खाली सुन सकते थे हम लोग, टीवी पे बैठ के जो सुनना था वो सुन सकते थे। ना हम लोग इतना था कि अखबार में कोई न्यूज़, क्योंकि हम आर्थिक कमज़ोर हैं, हम लोगों के पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम लोग जाके भाई अखबार में कोई समाचार दे पाएँ। और दूसरा, हमारा समाज जो था इतना पढ़ा लिखा नहीं था। अब 1950 के बाद जब शिक्षा शुरू हुई तो हमारा समाज अभी भी मुश्किल से 5%, 6% समाज जो हमारा पढ़ लिख के, जो ग्रेजुएट हो के, जो पोस्ट ग्रेजुएट हो के, जो आज इन लोगों से लड़ रहा है हमारा समाज। तो ये आज कहना इन लोगों ने शुरू कर दिया कि इन लोगों के दिमाग खराब हो गए। ये दिमाग नहीं खराब हुए हैं, ये शिक्षा का फ़र्क है जो लोगों के अंदर आया। अभी तक तो इन्होंने लोगों को दिखा रखा था षड्यंत्र क्या था इन लोगों को, इन्होंने पूरी सृष्टि दिखा रखी थी अभी तक, ब्रह्मा विष्णु महेश, बस यही सृष्टि है। पर वो नहीं है। सच्चाई में जाएंगे तो आपको और पीछे जाना पड़ेगा। ये अंग्रेज़ों की बताएंगे, ये मुगलों की बताएंगे, ये उससे पहले कभी नहीं ले जाना चाहेंगे। उससे पहले जाएंगे तो उससे पहले बुद्ध मिलेंगे, जिनको सबसे पहले भंगी बोला गया है, बुद्ध को। इसलिए इन लोगों ने पाली में भंगी का वर्ड देखेंगे तो बड़ा बुद्धिमान होता है, जिसने अपने शरीर के अंदर से सब कुछ मोह माया और अपने सब कुछ समाज की क्रोध हर चीज़ को भंग करके उसको भंगी बोला गया। पर इन लोगों ने भंगी वर्ड जो अपनाता है तो वो भंगी बोल के बुद्ध से मिलता है सीधा डायरेक्ट जाके। आज हमारे लोग देखेंगे वाल्मीकि बने हुए तो किससे जुड़ते हैं? जाके वाल्मीकि से जुड़ते हैं, जिनको रामायण के रचयिता बोल रखा है। ठीक है, जब हमारा समाज जाके अपने को गर्व से बोलेगा हम भंगी, और डायरेक्ट जाके बुद्ध से जुड़ेंगे। इसलिए ये चाहते नहीं कभी भी कि बुद्ध को आगे लाया जाए, क्योंकि बुद्ध कोई धर्म नहीं है, बुद्ध एक धम्म है। धम्म का मतलब वो एक विचारधारा है। आज भी वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। बुद्ध के जाने के बाद भी आज आप देख रहे हैं, आज जगह जगह से देखिए, भारत बुद्ध भूमि है। भारत की जो संस्कृति है वो बुद्ध संस्कृति है। और अभी मान्यवर आपने बोला था हिंदू की यात्रा के लिए, आपने सवाल किया था मान्यवर से, ये सबसे पहले इस हिंदू वर्ड को पकड़िए। ये हिंदू वर्ड, ये भारतीय वर्ड नहीं है, ये पर्शियन भाषा का शब्द है। जब मुग़ल भारत के अंदर आए उस टाइम हमारे भारतीयों को, जो उनके गुलाम थे, हिंदू बोला जाता गुलाम को, हिंदू होता काला चोर, गुलाम, और एक तिरस्कारित वर्ड जिसको बोलते हैं। तो उस टाइम तो चलो हमें बोला, हम लोगों ने स्वीकार किया वो कि भाई हम हिंदू हैं। ठीक है, उस टाइम तो हमने स्वीकार कर लिया क्योंकि भाई हम गुलाम थे, हम तो मुग़लों के गुलाम थे ना, तो हमने ये वर्ड। पर आज आज़ाद देश के अंदर हमें कौन हिंदू बोल रहा है? आज तो हम हिंदू नहीं हैं, पर फिर भी आज गर्व से लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो लोग मानसिक रूप से, वो लोग पूरे मानसिक रूप से, वो लोग, उनको मूर्ख भी नहीं बोला जा सकता बेचारों को। क्यों नहीं बोला जा सकता? क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता। जब आदमी पढ़ेगा लिखेगा, हमारे स्कूल शिक्षा से लोग आर्थिक कमज़ोर होने के कारण वो 10वीं, बड़ी मुश्किल से 10वीं पास हो पाते हैं। उसके बाद यूँ कॉलर खड़े करके घर वाले बोलते हैं ऐसा है तू बहुत पढ़ लिया, अब जाके कहीं कमा दमा, क्योंकि घर से लोग कमज़ोर हैं। मान्यवर, हमारे लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, जब तक, फिर भी हम लोगों को जो पढ़ लिख के, हम जैसे लोग जो 2-4 लोग पढ़ लिख के आज समझाते हैं लोगों को, तो लोग तो हम ही, आज तो खैर बहुत समझने लग गए हैं, नहीं तो हम ही को मूर्ख बोलते थे। हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते थे, वो कहते थे ये कौन सी पढ़ाई। जब पढ़ाई शुरू हुई तभी इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ऐसा है, अपने बच्चों को स्कूल मत भेजना। आपने देखा होगा ये 1848 से 75 के बीच में जब सावित्रीबाई फुले स्कूल खोल रही थी, जब उन्होंने स्कूल खोलने शुरू किए, औरतों को पकड़ उनको गोबर फेंके गए कि हमारे धर्म के विरुद्ध। मतलब इन्होंने धर्म ही ऐसी चीज़ को बनाया गया जो छुआछूत करता है। जब तक ओबीसी समाज हमारा जो 52% था उस टाइम, आज तो 60 से 65% समाज है। जब तक वो समाज, ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज, जब तक हमारे एससी भाइयों से और वाल्मीकि और जाटव भाइयों से वो अपनापन नहीं मिलाएगा, उनको कभी संविधान के बारे में कभी नहीं पता लग पाएगा उनको। क्योंकि वो तो इतने आर्थिक कमज़ोर नहीं है वो लोग, उनके पास तो खेती है, बाड़ी है, वो अपने खेत बेच के अपने जो उनके काम होते हैं बच्चों को पढ़ाने के, तो पढ़ाई पे इतना जोर नहीं डालते वो लोग भी। उनको बस ये है कि खेत बेच दिया, शहरों में रह के, और पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है उन लोगों को। अब वो लोग धीरे, जैसे जैसे हम लोगों के पास
जैसे जैसे एससी समाज के पास ओबीसी समाज आ रहा है तो उनको संविधान के बारे में उन लोगों को ज्ञान हो रहा है। नहीं तो वो बाबा साहब को तो इन्हीं मनुवादियों के चक्कर में बाबा साहब को आज तक गालियाँ बक रहे थे नहीं बकते ना, सब गालियाँ बकते हैं बाबा साहब को एक जाति से जोड़ देते, जबकि बाबा साहब ने कोई सब जातियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए आज ऐसे बताइए कि बाबा साहब ने क्या ब्राह्मण को यहाँ पे, ब्राह्मण को और मनुवादियों को जो अपने को हिंदू बोलते हैं उन लोगों को क्या भारत में अधिकार नहीं दिए? अधिकार तो सबको दिए, अधिकार दिए ना। तो उन्होंने अधिकार, बाबा साहब ने उनको भी नागरिक बनाया। बाबा साहब ने अगर उनके मन के अंदर कोई ऐसी बात होती तो वो नहीं उनको अधिकार देते, नहीं मानते आज नागरिक। और ये जो आज जो इतनी बड़ी SIR चल रही है, आपने देखा, ये भी एक षड्यंत्र है मान्यवर। ये भी षड्यंत्र क्या है, इस षड्यंत्र के लिए आगे की वीडियो में बनाएंगे, समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत लंबे चैप्टर हो जाते हैं ये, और हमारे समाज के पास इतना वो नहीं होता कि लंबी वीडियो देख पाए। वो 10 मिनट की वीडियो देता है, 15 मिनट की वीडियो देखेगा, वीडियो को स्किप करके। एक तो मोबाइल भी लोगों के पास इतने नहीं है, आर्थिक कमज़ोर हैं हमारे लोग बेचारे, वो इतना समझ नहीं पाते। फिर भी अभी आपने जो ऐसे बताया है कि आपने बोला है कि जो हमारा वाल्मीकि समाज है, तो वाल्मीकि समाज के लिए मैं आपको बताऊं, अभी विगत दिनों में पिछले कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद हैं राजकुमार सैनी जी, हाँ जी, हाँ। तो वो एक सभा में गए हुए थे। उन्होंने वहाँ पे बोला है कि जी जो हमारे वाल्मीकि भाई हैं, जो आज भी सोचते हैं कि जी ये जो रामायण है वो वाल्मीकि ने लिखी है, वो रामायण असल में वाल्मीकि ने नहीं लिखी, वो एक ब्राह्मण था वाल्मीकि जिसने रामायण लिखी थी। उन्होंने खुद लिखा अपनी किताब में, रामायण के अंदर खुद लिखा हुआ परिचय के 10वें पुत्र हैं। लेकिन वाल्मीकि समाज आज भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो कह रहा नहीं, वो वाल्मीकि भगवान वाल्मीकि। मान्यवर क्या है, वो कम 1900 बता तो रहा हूँ मैं, 1935 से लेकर 1940 के बीच में जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, वो भी वाल्मीकि नहीं थे, वो भी अपना नाम पे वाल्मीकि लगा के आए थे। उसके बाद वाल्मीकि कहना शुरू किया मान्यवर। उससे पहले तो मेहतर, चूड़ा और पता नहीं कौन कौन से वर्डों से नवाजे आपको। और उसके बारे में ज़्यादा आपको देखना तो एक भगवान दास जी की बुक है जो 1927 में भगवान दास जी ने लिखी थी, मैं बंगी हूँ। उस बुक को पढ़ेंगे तो हमारे लोग पढ़ते नहीं है ना, सबसे बड़ी बात है हमारा शिक्षित समाज। आप जो है अभी अपने चैनल के माध्यम से अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ अपने समाज को, हम तो मान्यवर देते रहते हैं समाज को मैसेज, पर बस समाज से यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने देखा करें, अपने समाज को सुना करें। और भाई समाज पढ़ तो पाता नहीं है क्योंकि किताबें बड़ी महंगी आती हैं। आज की डेट में देखिए समाज जो है, हर बिरादरी हो चाहे कोई भी हो, पढ़ रहा है, लिख रहा है, अच्छी अपना खाका मारा है। मान्यवर देखिए, स्कूल में पढ़ना, एक चीज़ ध्यान रखिए आप, स्कूल में पढ़ना एक षड्यंत्र है। पढ़ने, बाबा साहब ने बोला ना, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, और संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित रहने का ये मतलब नहीं कि आपने खाली डिग्रियां लेनी है। शिक्षित रहने का मतलब है आपको पढ़ना लिखना अगर आ गया तो आप उन किताबों को पढ़िए जो आपसे छुपाई जा रही है, जो इतिहास आपसे छुपाया जा रहा है, बुद्ध का इतिहास। उनको कहाँ से मिलेंगी? वो आप जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो आप जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आप जैसे ही तो लोग देंगे उन्हें। हमने अपनी लाइब्रेरी खोल रखी है, जो हमारा समाज और आगे हमसे बुक लेना चाहे बुक लीजिए, अपना पढ़ के बुक वापस कीजिए। क्योंकि देखिए हम भी इतने बड़े आदमी नहीं हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हमसे होता है उतनी कलेक्शन हम इकट्ठी रखते हैं अपने पास में और समाज तक बुकें देते हैं, पढ़ाते हैं। और उनको पढ़ के, ऐसा भी नहीं है, सारी बुकों को पढ़ के अपने चैनल के माध्यम से हम अपने चैनल पर डालते हैं। समाज हमारा सुनता है, जो समझदार लोग हैं, जो ज्ञान को ग्रहण करना चाहते हैं, वो लोग देखते हैं। अब कुछ लोग होते हैं ऐसे कि नहीं, तो उनको समझा देते हैं, घर घर जाके समझाते हैं, लोगों को संविधान के बारे में समझाते हैं। हमारा दिन रात यही काम है, हमारा 24 घंटे बोलते हैं ना, 24 गुणा 7, सातों दिन 24 घंटे हमारा समाज को जागरूक करने का हमारे मान्यवर है। राष्ट्रीय भीम संघ से संयोजक जी हैं। हमारा राष्ट्रीय भीम संघ का यही हमने प्रण बांध रखा है कि हमें कुछ नहीं करना, केवल अपने समाज को सारा दिन हम अपने समाज के ऊपर बिताते हैं। और समाज को जागरूक करने के लिए भारत के अंदर और अपने क्षेत्र में और 10 राज्यों में, मथुरा है, यूपी के अंदर बहुत से राज्य हैं, और मथुरा है, गुजरात तक हमारा राष्ट्रीय भीम संघ पहुँच चुका है, पंजाब है,
ऐसे 10 राज्यों में हमारा राष्ट्र भीम संघ काम कर रहा है, जिसमें हमारा बहुजन इतिहास पे जितना भी हम जो भी जाते हैं अपने मान्यवर जी को लेकर हमारा संगठन जाता है, और उस संगठन को हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। अब जितना हमसे होता मान्यवर उतना तो हम कर रहे हैं ये आपके चैनल के माध्यम से, और हम दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा वो करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबों पे अपने बच्चों को डालिए और शिक्षा की ओर डालिए। जितना आप शिक्षित होंगे उतना आप ज़्यादा, नहीं तो आपके बच्चों को ये लोग बिल्कुल ज़मीन में फिर दोबारा से उसी गुलामी के अंदर लेके जा रहे हैं। ये हमारे बीच में हमारे साथ मौजूद थे RBS न्यूज़ के जो जन्मदाता हैं राजकुमार जी, और ये बात हमने आज आपको इनसे रूबरू कराया। आपने इनका विचार जाने, इनकी व्यक्तित्व को समझा, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो बाबा साहब ने जो कहा था मैं आपको बताऊं कि समाज के प्रति सजग रहो, शिक्षित रहो और संगठित रहो और संघर्ष करो, तो समाज के प्रति हमेशा समर्पित रहो, समाज को जानो, समाज में अपने उठना बैठना ये रखना चाहिए, क्योंकि समाज से जुड़ेंगे जब भी हम। आप पढ़ाई लिखाई करिए, पढ़ाई लिखाई से कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लिखाई, लेकिन समाज में उठना बैठना अपना जारी रखिए। तो आज हम आए थे राष्ट्रीय भीम संघ के केंद्रीय कार्यालय पे, तो अब हम आपसे विदाई लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय OBC, जय समाजवाद, जय भीम।